अब ये हम थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो फोर्स होती है ना, इट इज नेगेटिव ऑफ डी यू। ठीक है, अगर वेक्टर साइन लगाएं तो। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें पता है कि ऑर्डर ये होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, क्योंकि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर भी देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव रहता है। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, और वो होती है आइडियल गैस के लिए। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो जो टोटल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो जो टोटल सब एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के सम पर डिपेंडेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि थर्मल फिजिक्स के अंदर हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और जो इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई, उसका फॉर्मूला होता है F/2 nr डेल्टा टी। ठीक है। और हमें पता है कि जो सी वी होता है, सी वी बराबर Fr/2, तो जो Fr/2 है वो सी वी हो जाएगा। तो इसको हम एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज इक्वल टू F/2 nr डेल्टा टी या फिर एन सी वी डेल्टा टी। एन आर F/2 nr डेल्टा टी है, इसकी जगह F/2 कैपिटल एन के टी भी लिख सकते हैं। पी फाइनल, वी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, वी इनिशियल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर सॉल्व कर लेंगे अपना। अब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। 1 लीट ये हो गया। इसके बाद कुछ हमारे पास कन्वर्जन दे रखा है कि जो 1 ATM इट इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये ऐसा यूनिट होती है। ठीक है। उसके बाद 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ऐसा क्या होता है, 1 लीटर के अंदर होते हैं तो 1000 ml, या फिर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 × 100 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर है, क्यूब है उसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा मीटर क्यूब की फॉर्म में। तो सिंपली याद रखो ना कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है। वाटर की डेंसिटी अब पता ही है, 1 ग्राम पर ml या फिर 1000 kg/मीटर क्यूब। ठीक है। अब एनटीपी और एसटीपी के बीच में डिफरेंस देखना है हमको। कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस 0.01 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अगर एनटीपी लिखा हुआ आ जाए तो एनटीपी को भी हमें एसटीपी की तरह ही कंसिडर करना है ना, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस होता है नहीं। 273.15 होता है और 273.16 होता है, डिफरेंस ना के बराबर है। तो अगर एनटीपी लिखा हुआ जाए तो उसको हम एसटीपी की तरह ही कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू, ये सिंपल सी बात है कि जो गैस होती है ना, गैस पार्टिकल का वॉल्यूम जीरो होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वो यही चीज कहना चाह रहा है बस, है ना। नो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही। क्योंकि वो इतने दूर होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो जीरो होती है, इसलिए तो बोलते हैं ये जो गैस है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। A gas which follows all gas laws and gas equation, मतलब ideal gas equation, that is PV equals to nRT at every possible temperature and pressure is known as ideal gas or perfect gas. Ideal gas molecules can do only translatory motion, so their kinetic energy or only translation energy. ये एक हमारे पास नया पॉइंट आया है। ठीक है।
खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर रखा ऑलरेडी। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि आइडियल गैस की कुछ कंडीशंस हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उसको कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू ज़ीरो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की। Potential energy of ideal gas is zero, so internal energy of gas is perfectly translational kinetic energy of gas. It is directly proportional to absolute temperature. अब एक चीज़, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को आया है कि जो इंटरनल एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? अब मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है, जितना मर्जी डेटा दे रखा है, अगर जब तक क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि प्रेशर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, तब तक जो इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ही नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होती है। नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज कर दो, मास चेंज कर दो, ठीक है, चाहे जितना मर्जी हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था हमको, ये देखो, अब यहाँ पे दे रखा है अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन रेशियो दिस मच, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इतना, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है के वो होती है F/2 NR∆T या फिर NCV∆T। अब पीछे हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पर जब हमें इसका रेशो निकालना है तो यहाँ पर तो मोल्स भी इंपॉर्टेंट है ना, मास दोनों का अलग अलग है, रेशो में दे रखा है, इनके एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है। जब इनके मोल्स निकालेंगे तो वो भी अलग अलग आएंगे। जैसे आर्गन और क्लोरीन है, आर्गन आर्गन एक आइडियल गैस है या फिर नोबल गैस है, मोनोटोमिक क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके मोल्स हो जाएंगे 2 अपॉन इसका मोलर मास 40, और क्लोरीन के मोल्स हो जाएंगे इसका वेट अपॉन 70। तो इनके जो मोल्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, बट टू माई सरप्राइज जो इनकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का जो रेशियो था वो 1:1 आया। क्यों? उसी स्टेटमेंट से कि जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होगी। अब इसने दे रखा है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट नहीं होगी। और ये बात समझ में, बेशक मोल्स चेंज हो जाए, यहाँ पर हमें सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करना है कि इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होगी। ये हो गया इंटरनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हमारे पास एक VRMS का फॉर्मूला होता है, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज इक्वल्स टू √3RT/mW। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होती है ना। तो VRMS इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक VRMS चेंज नहीं होगा। ऑल्दो कि कुछ केसेस के अंदर जो टेम्परेचर है ये वाला ये प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर वेरी कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम ये नहीं सोचना कि टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंडेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो VRMS चेंज होगा, ये नहीं सोचना। ठीक है, जैसे यहाँ पर था कि सिंपली कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कम्प्लीटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ डिपेंड नहीं करता। वैसे ही जो VRMS है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ, देखो फॉर्मूले में मॉलिकुलर वेट भी आ रहा है ना, पर ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ये हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं। जैसी क्वेश्चन डिमांड करेगा उसी हिसाब से ये गिवन होगा। अब जैसे
कुछ हमें क्वेश्चन दे रखा है कि कंटेनर के अंदर कोई गैस है, तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, बढ़ेगा या घटेगा, तो वीआरएमएस चेंज हो जाएगा। अब अंडरस्टूड है कि अगर रेशो निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, उस केस के अंदर एमडब्ल्यू भी आ जाएगा, है ना। जैसे अभी प्रीवियस केस में दोनों का रेशो निकालना था, दो गैसेस का, तो उस केस के अंदर जब हम इसका अगर हमसे वीआरएमएस का रेशो पूछ रखा होता तो हम एमडब्ल्यू भी लेते, उस केस के अंदर एमडब्ल्यू भी कंसिडरेशन पे आ जाए। बट जो फिजिकल फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही है, जो चेंज करने पर वीआरएमएस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। स्पेसिफिक हीट एंड डज नॉट चेंज व्हेन टेम्परेचर। बिल्कुल सही। जो सीवी है ना, ये वाला सीवी, ये स्पेसिफिक हीट है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, हर चीज फिक्स्ड है, तो ये भी कांस्टेंट रहता है। ऑल रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लो डेंसिटी। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आइडियल गैस है उसको कंप्रेस करना या फिर उसको लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल है। गैस मॉलिक्यूल्स हैव पॉइंट मास एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम। नेग्लिजिबल वॉल्यूम रहता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, दैट्स वाई नो इफेक्ट। अब देखो, जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को अगर देखो ऐसे, अगर हमने कम स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो वो नीचे चला जाएगा, ज़्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा आगे जाएगा। अगर वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है वो सीधा चलता जाएगा। तो इसीलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके ऊपर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं वो याद रखनी है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है। एन है ये म्यू जो है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, म्यू को हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिया, तो ये जो आर अपॉन एम, सॉरी ये अभी इतना ही रहेगा। ठीक है, इस तरह ये चीज़ तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर हम मोल्स की जगह पी वी को लिखें एन अपॉन एन ए आर टी, मोल्स को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो आर वाई एन ए है, आर की वैल्यू 8.314, एन ए की वैल्यू है 6×10⁻23। तो आर वाई एन ए इक्वल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हो जाती है 8.314 अपॉन 6×10⁻23, तो 1.38 इंटू 10⁻−23, ये आ गया के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी। तो पी वी इक्वल्स टू एन के टी वी होता है। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा था, तो जब हम इस वॉल्यूम को यहाँ पर ले जाएंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी आर टी बाई एम डब्ल्यू। इसे हमने लिखा हुआ है कि P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। ये एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं फॉर्मूले के, जैसे यहाँ पर है डेंसिटी को उधर ले जाएंगे तो P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। ठीक है, अब आर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू था। एम डब्ल्यू क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मोल का मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं, मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक मोल हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास एम डब्ल्यू के बराबर है कि नहीं? है ना। अबे देख, एन दे रखा है, एन अपॉन एन ए। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है वेट अपॉन एम डब्ल्यू। तो ये एम डब्ल्यू क्या है कि जो हमारे पास एम डब्ल्यू आ गया वेट इंटू एन ए अपॉन एन। अब एन तो हो गया 1, तो एम डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? देखो ना, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल का वेट दे रखा होगा। मॉलिक्यूल अगर एक है तो जो वेट लेंगे वो भी एक मॉलिक्यूल का ही लेंगे, इंटू एन ए। जो मोलर मास होता है वो एक मोल सब्सटेंस का मास होता है। तो जब हम एम डब्ल्यू लिखेंगे इक्वल्स टू एन ए इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या फिर 1 एटम, जिस भी फॉर्म में वो गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इट इज इक्वल टू
टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो जब हम इस वाले फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एन ए इंटू एम आ जाएगा, तो आर बाई एन ए के हो जाएगा, तो के टी बाई एम, वेर एम इज मास ऑफ वन एटम या फिर मॉलिक्यूल, जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। जो फेमस वाली है वो बता चुका हूँ मैं। जैसे हमारे पास फेमस इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, पी इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम डब्ल्यू है, पी वी इक्वल्स टू एन के टी है, वी आर एम एस है हमारे पास अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम डब्ल्यू। ठीक है, आर टी बाई एम डब्ल्यू की जगह पी बाय रो भी लिख सकते हैं और पी वी बाय डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर हमें पता ही है कि वी आर ए एम, राम के ऑर्डर में इसका जो है वेलोसिटी का सीक्वेंस रहता है। आर में सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज सबसे ज़्यादा, फिर मोस्ट प्रोबेबल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सबके अंदर आर टी बाई एम डब्ल्यू तो कॉमन है ही। अब वी आर एम एस होता है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम डब्ल्यू, फिर एवरेज होता है 8/पाई, अब पाई होता है 3.14, तो ये थ्री से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, ये थ्री से थोड़ा कम है और ये टू है तो इससे कम है, तो इसीलिए ऑर्डर है आर ए एम। अब यहाँ पर जो एवरेज है, ठीक है, इसे एवरेज ही लिखना है, इसको मीन नहीं लिखना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जो एम है ये मीन है कि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि नहीं? तो हमें सबसे पहले आर एम एस लिखना है, फिर एवरेज लिखना है, फिर मोस्ट प्रोबेबल। एम से मोस्ट प्रोबेबल है, ना कि मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी अंडर रूट गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू होता है। ये तो वेलोसिटी ऑफ गैसेज है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया। अब जितने भी हैं वेलोसिटी, आर एम एस है, एवरेज है, मोस्ट प्रोबेबल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये सब की सब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर प्रेशर में वेरिएशन दे रखा है तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक वी आर एम एस चेंज नहीं होगा। और एक चीज़ कि जब वी आर एम एस हमसे पूछ रखी है क्वेश्चन में, तो अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम डब्ल्यू है, आर टी टी तो केल्विन में हो गया, जो एम डब्ल्यू है वो के जी में लेना है। जो हमारा मोलिकुलर वेट होता है वो जनरली ग्राम में दे रखा है, ग्राम पर मोल में दे रखा होता है, तो हमें उससे के जी में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, तो इंटू 10⁻³ करेंगे, है ना? तो जब मैंने यहाँ पे सिंपली 32 लिखा है तो ये गलत हो गया। मुझे जो मोलिकुलर वेट है केजी में लेना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ भी लगाना पड़ेगा साथ में। और यहाँ पे आइडियल गैस की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो सिंपल है। अब यहाँ पर जो मिक्सिंग के कंसेप्ट हैं वो दो हमारे पास दे रखे हैं। देखो जैसे हमारे पास दो बीकर थे, क्वेश्चन में आया कि उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो कुछ भी पूछ सकता है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर पूछ सकता है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं? तो मिक्सचर है उसके सिर्फ हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे ना। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से हम जो नंबर, देखो जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे। ठीक है, सिंपली दे रखा है कि एक गैस थी, दूसरी गैस थी, ये कंडीशंस पर थी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइंड प्रेशर का कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इस केस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर देंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से जो एन आ जाएगा वो पी वी बाई आर टी आ जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में मोल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि 5+2 = 7, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। आ रही है बात समझ में? तो इस केस के अंदर जब हमें मोल्स दे रखे होंगे तो उस केस के अंदर हम इंटरनल एनर्जी को इक्वल कर देंगे बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी कंजर्वेशन है। फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि जब हम आग लगाते हैं, किसी भी बीकर है उसके नीचे आग लगा दो, तो वो आग जो है वो कुछ वर्क डन में कन्वर्ट होगा और उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कुछ भी जो हमने हीट सप्लाई की है वो वेस्ट नहीं हो रही हीट के फॉर्म में। ठीक है, सारी की सारी वर्क डन और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से दोनों बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग की जो एनर्जीज है वो उनको हम इक्वल कर देंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 एन आर डेल्टा टी या फिर एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी की ज़रूरत नहीं है, F/2 एन आर डेल्टा टी से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है बिफोर एनर्जी और यू टोटल। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है।
फाइनल जो है टेम्परेचर वो तो मिक्सचर का है, तो वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो हमने टी कॉमन ले लिया, और वो जनरली यही पूछता है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ओनली टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिक्सिंग। या फिर ना तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर दो, या फिर इंटरनल एनर्जी इक्वल कर दो। इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू F/2 एन डेल्टा टी, या फिर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स को इक्वल थोड़ी करेंगे, तो इस केस के अंदर हम इंटरनल एनर्जीज को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और अगर मोल्स नहीं दे रखे, कंडीशन दे रखे, तो उस केस के अंदर हम मोल को इक्वल कर देंगे। इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये हमारे पास कुछ लॉज दे रखे हैं, ये हम अपने आप समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। गामा हो, अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है सी वी बराबर FR/2, सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर। जो गामा है, गामा इक्वस टू सी पी बाई सी वी होता है। अगर गामा मिक्सचर के लिए पूछा है, जैसे दो इनिशियल थे वीकर, दोनों का मिक्स कर दिया, इसके लिए गामा पूछा, तो सी पी बाई सी वी, यहाँ पे सी पी मिक्सचर हो जाएगा, सी वी मिक्सचर हो जाएगा। सी वी मिक्सचर होता है N1C1 + N2C2/N1 + N2। ऐसे ही सी पी मिक्सचर होता है N1C1 + N2C2/N1 + N2। ठीक है, जनरली हम अगर हमें गामा मिक्स पूछ रखा है, तो हमें सीपी मिक्सचर भी चाहिए, सीवी मिक्सचर भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सीवी मिक्सचर निकाल लेते हैं। अब हम सीपी मिक्सचर नहीं निकालते, हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, सीवी माइनस सीपी इक्वल्स टू आर। सीपी मिक्सचर इससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सीवी मिक्सचर हम डाल देते हैं जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इससे हमारे पास सीपी मिक्स इक्वल्स टू सीवी मिक्स प्लस आर की फॉर्म में हमारे पास सीपी मिक्स आ जाता है, हम गामा में डाल सकते हैं उसको इजीली। ठीक है, अब ये जो Q है, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी, ये जो है, ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन हमारी कैलोरीमेट्री में काम आती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है किसी भी हमारे पास या फिर वाटर का जैसे टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, तो उसके लिए हम एनर्जी रिलीज है ड्रॉप डालते हैं, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। ठीक है, अब ये भी हीट है, ये भी हीट है, दोनों को इक्वल किया तो C इक्वल्स टू S इंटू MW आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं और यहाँ पर मास है। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक हीट होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मोलर स्पेसिफिक हीट होती है मोल के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम मोल लिखेंगे तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मास मास कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में हमारे पास एस और सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर है। ठीक है, तो सी की जगह एस इंटू एम डब्ल्यू से रिप्लेस कर दो, तो एस पी माइनस एफ वी आ जाएगा, दोनों के अंदर एम डब्ल्यू कॉमन, यहाँ का एम डब्ल्यू नीचे आ जाएगा इधर आर के नीचे। तो एस पी माइनस एस पी इक्वल्स टू आर बाई एम डब्ल्यू। तो हमें ना अच्छे से कान खोल के क्वेश्चन पेपर में पढ़ना है कि हमें दे क्या रखा है। हमें मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है या फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट दे रखी है, उसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर अब कई ट्रिकी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा होगा कि ग्राम स्पेसिफिक हीट्स ऑफ दिस वन एंड दिस वन आर दिस वन, और जो सिंबल दे रखा होगा वो सीवी की फॉर्म में दे रखा होगा। और ये बात समझ में, जो देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिखा होगा कि जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है इट इज इक्वल्स टू एस होना चाहिए था, बट वो एस की जगह सीवी लिख देगा। बच्चा क्या समझेगा कि वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, वो सिंपली ये वाला फॉर्मूला डाल देगा, सीपी माइनस सीवी। बट थ्योरी में जो लैंग्वेज है उसके अंदर ग्राम स्पेसिफिक हीट दे रखा होगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एस को वो सी किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टू कंफ्यूज। ठीक है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। ये हो गया, सी वी बराबर FR/2 होता है और सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है गामा इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी। ठीक है, इससे हम सी वी निकालेंगे सी पी बाय गामा से, तो यहाँ पे लिख देंगे सी पी बाय गामा। गामा उधर चला जाएगा तो गामा आर अपॉन गामा माइनस वन सी पी आ जाएगा। ऐसे ही हम इसके बीच में भी रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे सी वी बराबर FR/2 है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ऊपर वाला ये गामा और एफ के बीच में दे रखा है। सी वी बराबर FR/2, आर कट जाएगा, एफ और गामा के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो मेन हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है, याद रखने वाली जो है ये हम इसी से निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, ये चीज़ हमें याद है और हमें ये चीज़ याद है, बाकी ये चीज़ भी याद है और ये तो पता ही है। गामा ये होता है पॉइजनर रेशियो, गामा इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी।
CP/CV। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है, ये अपने आप आ जाएगी, ये अपने आप आ जाएगा, छुट्टी। ठीक है। और एक चीज़ की जो गामा की वैल्यू है वो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए अलग अलग रहती है। ठीक है। तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो एटोमिसिटी है वो कम होती जाएगी। हमारे पास मेनली हमारे पास तीन टाइप की एटोमिसिटी होती है। एक होती है 1.67, 1.4 और 1.66, 1.4, 1.33। ठीक है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वैसे वैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जा रही है और एटोमिसिटी कम होती जा रही है। मतलब 1.67 जो गामा है वो मोनोटोमिक गैस के लिए होगा, फिर 1.4 डायटोमिक गैसेस के लिए, फिर 1.33 अगर गामा की वैल्यू आ रही है तो वो हो जाएगा ट्राइटोमिक गैस के लिए। अब इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? अगर फ्रैक्शन में लिखना है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.66, और 0.66 होता है 2/3। ठीक है, तो हम अगर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 1 + 2/3, तो ये 5/3 आ जाएगा। 1.4 को सिंपली डिवाइड कर दे, 1.4/10 कर देंगे तो 14/10, तो 7/5 आ जाएगा। ऐसे ही 1.33 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 0.33, 0.3 क्या होता है 1/3, तो वो 1 + 1/3 आ जाएगा 4/3 हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गामा आ जाएगा, तो गामा से हम एफ भी निकाल सकते हैं। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दे रखा है, इससे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता चल जाएगा। जो एफ है उसकी वैल्यूज ये सब होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सॉल्व करना है। ठीक है।